प्ले वाला आ कहाँ रहा है? प्ले तो है ये। अब चल रही है ये? हाँ। तेरे में स्पेस है इतनी? Hello students, today we are going to discuss about the next chapter which is cash flow statement. So cash flow statement आप देख रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास बेसिकली तीन टर्म यहाँ पर आ रही हैं. नंबर वन इज कैश, नंबर टू इज फ्लो एंड नंबर थर्ड इज स्टेटमेंट. सो तीन टर्म्स यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आ रही हैं, कैश, फ्लो एंड स्टेटमेंट. सो कैश का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? कैश का मतलब अगर हम लोग बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो कैश का मतलब होता है पैसा, रुपया. ठीक है. अब अगर हम बात करें अकाउंट्स के टर्म्स में तो कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कि जो पैसा हमारे हाथ में है, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है, कैश एट बैंक. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ आती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज. अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती है बेसिकली जिनको आप आज खरीद रहे हो, कल बेच रहे हो, या आज खरीद रहे हो 24 घंटे बाद उनको आप सेल आउट कर रहे हो. ठीक है. मतलब मिनिमम इनका जो टाइम पीरियड होता है, आप स्टॉक मार्केट जब पढ़ोगे डिटेल में तो आप वहां पर देखते हो, आप 1 घंटे के बाद भी कोई सिक्योरिटी अगर आप खरीद रहे हो, आपको लगता है मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, तो आप उसको 1 घंटे के बाद भी आप उसको सेल आउट कर सकते हो. So what we mean to here say that कि you can sell whenever you want to sell these securities. So they are highly liquid in nature. Highly liquid in nature का मतलब होता है कि जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. So cash basically includes cash in hand, जो हमारे पास in hand पैसा है, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है, that is totally in our hand. हम जब चाहे तब अपने बैंक अकाउंट से उस पैसे को विड्रॉ करवा सकते हैं, या फिर अगर हमें डिपॉजिट करवाना है तो हम डिपॉजिट भी करवा सकते हैं. In the same manner we have marketable securities. We have securities in the share market. Whenever we want to purchase that securities, we can purchase. Whenever we want to sell that securities, we can sell out. So these are all are included in cash. Now what is flow? Flow का मतलब होता है बहाव. ठीक है. फ्लो का मतलब बेसिकली हम यहाँ पर जो इंक्लूड कर रहे हैं उसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, वन इज इनफ्लो एंड सेकंड वन इज आउटफ्लो. और इनफ्लो और आउटफ्लो किसका? कैश का. यानी कि आपके बिजनेस में इनफ्लो, कैश इनफ्लो मतलब कि कितना कैश आपके बिजनेस में आ रहा है. कैश आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि कितना कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है. उससे रिलेटेड जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट का बेसिकली अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मतलब बताऊं, दैट मीन्स अ डॉक्यूमेंट. तो उससे रिलेटेड जो आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो कि कितना कैश आपके बिजनेस में आ रहा है और कितना कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इन हैंड हमारे पास पैसा कितना है, बैंक में पैसा कितना है, सिक्योरिटीज का पैसा हमारे पास कितना है, जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? ओके, देन विल डिस्कस अ सिंपल, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, मीनिंग कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है. अ कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट a cash flow statement means a statement showing inflows and outflows, inflows and outflows of cash during a particular period, during a particular period. So let me tell you this meaning by word.
अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट, जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया कि एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना कैश हमारे पास बिजनेस में आ रहा है। इनफ्लो मीन्स इन, आउटफ्लो मीन्स आउट, कि कितना जा रहा है हमारे पास से कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होती है। जैसे बैलेंस शीट आपकी कैसे बनती है, at the very last of the year, we can say on the last date of the year, 31st March we can say, if we take 1st April to 31st March as our financial year, तो 31st March को हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। ऐसे ही हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पर्टिकुलर पीरियड की ही बनती है, और एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड आप इस स्टेटमेंट को बनाते हो। एंड बेसिकली ये स्टेटमेंट हम बनाते क्यों है, सो दैट हमारे पास जो लास्ट ईयर का डेटा है और जो करंट ईयर का डेटा है, इन दोनों डेटास को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके बेसिस पर हम लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। इंटरप्रिटेशन से क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे कंक्लूजन्स यहाँ पर ड्रॉ होते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अब एक टर्म आती है कैश बजट। आप कहोगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में फिर क्या डिफरेंस हुआ, फिर बजट क्या होता है। सो बजट बेसिकली हम लोग हमेशा 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 बनाते हैं फ्यूचर के लिए। सबसे पहला डिफरेंस इसमें इन्हीं चीज़ों का आप याद रखोगे। जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो, ये स्टेटमेंट आप बनाते हो हमेशा पास्ट पीरियड से रिलेटेड, कि जो आपके साथ तो हो चुका है, यानी कि पास्ट की जो बैलेंस शीट्स है उन दोनों बैलेंस शीट्स को, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की बैलेंस शीट को आप उठाओगे, दोनों को उठाकर आप कंपेयर करोगे, उसका एनालिसिस करोगे और उसके बेसिस पर आप स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे। लेकिन जो कैश बजट है वो आप बना अब रहे हो, बट बना कब के लिए रहे हो, फ्यूचर के लिए। ये आपका जो चीज़ हो चुकी है उसके बेसिस पर हम लोग इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हमारा इन दोनों चीज़ों में यही होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी पास्ट पीरियड के लिए होती है और कैश बजट जो आपका होता है वो आपका फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर पीरियड के लिए होता है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट इसमें हमने टॉपिक करना है कि किस तरीके से हम लोग इस स्टेटमेंट को बनाते हैं, तो वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज, जैसे मैंने आपको बताया कि कैश में हमारे पास कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक तो आपका कैश इन हैंड होता है, एक आपका होता है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बाद नेक्स्ट आपका इसी में ही आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट भी आपका करंट एसेट का ही पार्ट होता है। आप जब चाहो इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा लिक्विड नेचर की ये होती हैं, ये उससे थोड़ी कम लिक्विड नेचर की होती है, मतलब आप इनको भी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जितना आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगेन दे आर convertible into cash and on a very fast pace, but again less than marketable securities. They are high liquid in nature, but marketable securities are highly liquid in nature. उसके बाद next हमारे पास इसमें एक और कैटेगरी आती है चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड। आपको पता होगा कि अगर आप चेक से पैसा भी विड्रॉ करवा सकते हो और आप ड्राफ्ट से चाहो तो भी आप पैसा विड्रॉ करवा सकते हो। सो दीज आर all are included in the category of cash। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने जो क्लासिफिकेशन की हमने यहाँ पर बात की है कि कैश को हम लोग, कैश फ्लोज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब होता है डिवाइड करते हैं। तो देखो कितनी कैटेगरीज में आप इस कैश फ्लो को डिवाइड करते हो। इनको बेसिकली हम लोग 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी मैं आपको 1 by 1 तीनों समझाऊंगी। सबसे पहला आता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 2 इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
Number 3 is cash flows from financing activities. So the first thing that you need to learn कि आपके कैश फ्लोज कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं. These are divided into basically 3 main activities. Number 1 is cash flows from operating activities. Number 2 is cash flows from investing activities, and number 3 is cash flows from financing activities. तो इन तीनों कैटेगरीज में हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों कैटेगरीज में हम अपने कैश फ्लोज को डिवाइड करते हैं. सबसे पहले ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग इज रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस, यानी कि जो आपका रूटीन नेचर होता है, जो आप बिजनेस में रूटीन के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं. इन्वेस्टिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में या किसी कैपिटल में या किसी मतलब फिक्स्ड एसेट में आपको पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है. इन्वेस्ट करना भी हो सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. सो इन्वेस्टिंग में मतलब परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यू कैन से परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं. एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग. सो फाइनेंसिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंस विच इज अगेन इंक्लूड्स द फंड्स, द सोर्सेस, कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है. सो हम इसमें बेसिकली जो चीजें देखते हैं वो देखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहाँ से आपके पास वो पैसा आ रहा है. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कहाँ पर आप उस पैसे को अप्लाई कर रहे हो. तो बेसिकली हमारी जो कैश होता है, कैश में हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड चेक्स और ड्राफ्ट्स इन हैंड आता है. उसके बाद अगर हम इन्हीं कैश फ्लोज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें, सो देयर आर बेसिकली 3 मेन एक्टिविटीज. सो नंबर 1 इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड नंबर 3 इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज हम बेसिकली क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक फॉर्मेट बनाते हैं. अगर आप लोगों को वो फॉर्मेट लर्न हो जाता है तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन वहीं के वहीं करते हो. इस स्टेटमेंट का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आंसर वहीं वेरीफाई हो जाता है. पेपर में ही आपको पता चल जाता है कि आपने कैश फ्लो का क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया. वो कैसे पता चलता है वो मैं आपको क्वेश्चन करूंगी तो बताऊंगी, लेकिन उससे भी पहले हमें फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा. जिस बच्चे को ये फॉर्मेट लर्न हो गया वो समझो उसका कैश फ्लो का क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. लेकिन अगर आप लोग फॉर्मेट लर्न नहीं करोगे, अगर आप लोग ऐसे ही समझ लोगे और फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे, पीछे से देख देख के फॉर्मेट करते रहोगे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिंदगी में समझ नहीं आएगा. तो बेसिकली आपको हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है. तो इसमें आपको स्टेप्स जो फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आनी चाहिए. अगर ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी क्लियर हो जाती है तो आप फॉर्मेट जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ वो आप लर्न करोगे. आपको फॉर्मेट लर्न हो जाता है तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे. यू विल नॉट गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस. सो इसके बाद आपका स्टेप 2 होना चाहिए कि लर्न द फॉर्मेट थॉरली. थॉरली मीन्स आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें लर्न करनी है, ठीक है. और वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अभी मैं आपको करवाती हूँ, बहुत इजी प्रोसेस है. सो विल स्टार्ट द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो विल स्टार्ट द फॉर्मेट. तो इसके लिए आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के जो फॉर्मेट होते हैं क्लास, बेसिकली वो आपको जो मेथड्स दिए गए हैं, ये 2 मेथड्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड. बट हम जो क्लास 12th में करवाते हैं आप लोगों को, वो हम करवाते हैं इनडायरेक्ट मेथड. तो ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्टार्ट. ध्यान से समझना, इट्स वेरी इजी, आपको यहीं के यहीं लर्न हो जाएगा. सो फॉर्मेट में बेसिकली सबसे पहले हमारे पास आता है पर्टिकुलर्स, फिर आपके 2 कॉलम आते हैं अमाउंट के. एक कॉलम जिसमें आपका होता है डिटेल्स का, और एक कॉलम इसमें आपके पास होता है फाइनल अमाउंट. आप लोग इस कॉलम में लिखते हो, ठीक है. जो भी आपको प्लस माइनस करना है वो आप यहाँ करोगे, और फिर फाइनल अमाउंट आप 3rd कॉलम में लिखोगे. सो फॉर्मेट बनाने से पहले मान लो आप जिस भी कंपनी का फॉर्मेट बना रहे हो, XYZ लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट
for the year ended, for the year ended 31st March 2020 as follows. ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये क्या होता है, ये आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आया हुआ होता है, उस प्रॉफिट को बेसिकली हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। सो विच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इसका डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी पहली एक्टिविटी मैंने आपको कौन सी बताई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप लोग ऊपर लिख दोगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आपका नेट प्रॉफिट आया होता है, अब इस नेट प्रॉफिट में आपको कुछ चीजें एडजस्ट करनी होती हैं। क्या एडजस्टमेंट्स हैं? सबसे पहले देखो, पहली एडजस्टमेंट्स में हमें कुछ चीजें तो ऐड करनी है और कुछ चीजें आपको यहाँ पर करनी है लेस। ये जितनी भी आप एडजस्टमेंट करोगे, यानी कि जो कुछ भी आप ऐड और लेस करोगे, ये सब एडजस्टमेंट्स जो है ये आपकी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की होगी। ये जो भी एडजस्टमेंट्स आपकी होंगी, ये सब आपकी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की होगी। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कुछ चीजें आप एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करने का मतलब है कुछ चीजें आप यहाँ पर ऐड करोगे और कुछ लेस करोगे, और जो भी आप एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करोगे वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की होगी। जिसमें हम लोग सबसे पहले अगर किसी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का आपसे पूछा जाए, तो क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो एक नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आप सबसे पहले वही बताओ। सो वो आपकी होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में। तो सबसे पहली जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम आपको क्वेश्चन में दी होगी, वो आपको डेप्रिसिएशन दी होगी। तो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अमाउंट में ऐड कर देनी है। सो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर लिखते हो। नेक्स्ट आप लोग लिखते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कि वो खर्चे जो कि प्रमोटर्स करते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया जिनके माइंड में आता है कि हमने कोई कंपनी बनानी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो उस कंपनी को बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वो जितने भी खर्चे कर रहे हैं वो सब आपके प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। सो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप यहाँ पर ऐड करते हो। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर करते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आगे को रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ वर्ड का मतलब अकाउंट्स के टर्म में होता है खत्म कर देना, कि इन खर्चों को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल मतलब होता है आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन। वैसे यहाँ पर गुडविल नहीं, जितनी भी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स आती हैं वो सब आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब रिटर्न ऑफ, मतलब इन सब चीजों को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर लिखते हो। उसके बाद गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ के बाद आप लिखोगे यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो, जब भी हम लोग डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू करते हैं, तो डिस्काउंट पर इशू करना भी कंपनी के लिए खर्चा होता है। तो इसको भी हम लोग, इस खर्चे को भी रिटर्न ऑफ मतलब राइट ऑफ मतलब खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी ऐड हो जाती है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स,
रिटर्न ऑफ। उसके बाद जितनी भी आपकी बोरोइंग्स हैं, अब बोरोइंग्स के ऊपर हम क्या करते हैं, हम बोरोइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आप यहाँ पर ये भी ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कि अगर आपने कहीं से भी पैसा उधार लिया है, चाहे किसी लंबे समय के लिए चाहे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, दोनों के ऊपर आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, तो वो इंटरेस्ट भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, ऐसे ही मान लो अगर हमने कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कह लो या फिर आप कह सकते हो कैश क्रेडिट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्ट पे करना है तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। तो मतलब कैसा भी इंटरेस्ट पे हो आपका यहाँ पर ऐड होगा, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का हो, चाहे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का हो। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बहुत बार क्लास में भी बताया हुआ है कि मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आपको जरूरत पड़ गई है 12,000 रुपए विड्रॉ करवाने की, तो क्योंकि आप बैंक के रिस्पेक्टिव कस्टमर हो, तो बैंक आपको ये एक बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है एज यू आर द वैल्यूएबल कस्टमर ऑफ द बैंक। तो बैंक कहते हैं कि ठीक है, आप अभी हमसे 12,000 रुपए ले जाओ, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक आपसे विद इंटरेस्ट वो पैसा डिडक्ट कर लेगा। सो ये तो आपके दोनों तरह के इंटरेस्ट पेड होते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो जाता है, कैसा लॉस, कोई फिक्स एसेट बेचने के ऊपर आपको लॉस हो जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो उस लॉस को भी आप यहाँ पर ऐड कर देते हो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप देख रहे हो अब तक जितने भी हमने चीजें पढ़ी है ये सब हमारे या तो खर्चे हैं या नुकसान है, तो इन सबको हमें ऐड करना है। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट को बेचने पर आपको कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान को भी, उस लॉस को भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। इस लॉस के बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं दैट इज इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं क्लास, जो आपके डेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमें, जिन्होंने पैसे देने होते हैं, और जब वो हमें कुछ डाउटफुल डेट्स हमारे शुरू से रहते हैं कि हमें जिनके ऊपर डाउट होता है कि ये हमें पैसा देंगे या नहीं देंगे, तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर हमें शुरू से ही डाउट होता है, उनके लिए हम लोग उतने पैसे का अलग से पहले ही प्रोविजन बनाकर चलते हैं। प्रोविजन मतलब कि मुझे पता है कि ये मेरा खर्चा आने वाला है, मुझे पता है ये मेरा नुकसान होने वाला है, उससे पहले ही मैं कुछ अपना पैसा बचा कर रखूं कि जब वो नुकसान मेरा हो तब मुझे एक साथ बहुत सारा अमाउंट ना देना पड़े, एक साथ बहुत सारे अमाउंट का बर्डन मेरे ऊपर ना पड़े, मुझे उस चीज़ की टेंशन ना हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले से ही कुछ पैसा अलग रख लेती हूँ। उस पैसे को अलग रखने को आप बोलते हो प्रोविजन। तो अगर आप इस प्रोविजन के अमाउंट को बढ़ाते हो कि जितना अमाउंट आप इसमें यूजुअली, मान लो आप हर महीने 500 रुपए डाल रहे थे, अब आप अचानक से कहते हो कि अब मैं इस प्रोविजन में 700 डालूंगा क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ पर और भी मेरे डेटर्स बैड हो सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रोविजन का अमाउंट अगर आप बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो ये अमाउंट भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो ये सब आपके वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं जिनको हम ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिप्रिसिएशन, नंबर 2 इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, नंबर 3 इज गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क रिटन ऑफ, यानी कि जितनी भी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो सब के सब आप यहाँ पर खत्म कर देते हो। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हो यानी कि अगेन आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसको आप ऊपर से डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हो। डिस्काउंट के ऊपर इशू करना अपने आप में कंपनी के लिए नहीं है फायदेमंद, खर्चा है कंपनी के लिए, कंपनी यहाँ पर ऐड करती है। किसी भी तरह की आपकी बोरोइंग है, चाहे आपने लंबे समय के लिए पैसा उधार पर लिया हो, चाहे आपने कम टाइम के लिए पैसा उधार पर लिया हो,
इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्ट आप देते हो वो इंटरेस्ट भी हम ऐड कर देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने अभी आपको समझाया, ऐसे ही कैश क्रेडिट की फैसिलिटी भी बैंक आपको देता है। As you are the respective or the valuable customer of the bank, so bank provide these kind of facilities to their customers. So on these facilities, if bank is provided to you, then you have to pay interest on these facilities. So while paying interest, you have to add it back into the net profit. उसके बाद अगर आपकी कोई भी फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट आप बेच रहे हो, बेचने पर आपको कोई भी लॉस हो जाता है, उस लॉस को भी आप यहाँ पर ऐड करोगे। आपको पता है आपके कुछ डेटर्स और ज्यादा आपको धोखा देने वाले हैं, नुकसान देने वाले हैं, उनके लिए आप अपना प्रोविजन का अमाउंट पहले से बढ़ाकर चल रहे हो, तो इस खर्चे को भी आप यहाँ पर ऐड बैक कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वो चीजें जो आपकी लेस होती हैं, यानी कि माइनस होती हैं। उनमें आपकी सबसे पहले तो इनकम्स आ जाती है। देखो, खर्चे हमने क्या किए, ऐड, लॉसेस हमने क्या किए, ऐड, तो अब इनकम्स और गेन्स को हम क्या कर देंगे, माइनस। सबसे पहले 3 मेन इनकम आ जाती हैं। जैसे आपने सबसे पहले ज्यादातर खर्चे क्या लिखे हैं, इंटरेस्ट पे, तो अगर इंटरेस्ट पे आप कर रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो। इंटरेस्ट अगर आपको मिल जाएगा तो आप क्या कर दोगे, ऑपोजिट, माइनस। यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड आप कर रहे हैं, लेस हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपने कोई बिल्डिंग रेंट पर दे रखी है, उस बिल्डिंग का आपको रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, वो भी आपकी इनकम है, तो वो भी आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। इसी तरीके से जैसे आपने लोगों से पैसा बोरो कर रखा है, आपने मान लो किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड रिसीव होता है, तो उस डिविडेंड रिसीव वो भी हमारी कंपनी के लिए इनकम होगा। इफ वी आर रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम समवन, सो ये डिविडेंड रिसीव भी बीइंग एन इनकम आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने लिखा था एक पॉइंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जरूरी तो नहीं है कि हर बार हम फिक्स्ड एसेट बेचे और हमें नुकसान हो। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर हमें गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि फिक्स्ड एसेट को बेचने पर अगर आपको गेन हो रहा है तो इस गेन को आप क्या कर दोगे, हमने लिखा कि अगर प्रोविजन जो है बैड और डाउटफुल डेट्स का इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको ऐड करते हैं। लेकिन अगर यही प्रोविजन, कुछ अच्छे डेटर्स भी निकल सकते हैं बीच में, जो हमें पहले लग रहा था कि हो सकता है ये अच्छे ना निकले, बट बाद में आपको लगता है कि नहीं, ये तो हमें कॉन्टिन्यूसली जब भी इनको ड्यू अमाउंट पे करना होता है, ये हमें तभी ड्यू अमाउंट हमारा पे कर रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर द गुड डेटर्स, तो उनके लिए आप प्रोविजन का अमाउंट डिक्रीज भी कर सकते हो। सो इफ यू आर डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, देन यू नीड टू minus it from net profit before tax. So decrease in the provision for bad and doubtful debts, कि अगर bad and doubtful debts का provision decrease होता है तो उस decrease वाले provision को आप यहाँ पर minus कर देंगे। So ये आपकी वो incomes हैं जो कि आपकी minus हो जाएंगी। तो क्लास ये सब चीजें प्लस और माइनस करने के बाद, यानी कि नेट प्रॉफिट में से जब आप इन सब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को ऐड और लेस करते हो, तो ऐड और लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। किस चीज का अमाउंट आता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास आ जाता है वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले। अब आपसे कोई पूछे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो आप सीधे सीधे बताते हो कि डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यानी कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी कि अभी तक हमने किसी भी तरह की करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया, जो कि हमारे अगेन रूटीन के होते हैं।
जो कि हमारे ऑपरेशंस में ही इंक्लूडेड होते हैं, उनको अभी हम चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ तक का पार्ट आपको उससे पहले समझ आना चाहिए। आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने कुछ आइटम्स को ऐड किया, यानी कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस थे उनको आपने ऐड किया, और कुछ चीज़ों को आपने माइनस किया, यानी कि जो भी आपके इनकम्स और गेन्स थी, वहाँ से आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस करने से पहले जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अब हम आगे का फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल से आगे का फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो अब हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस करने हैं वो कर देते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, अगेन हम यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं, माइनस करते हैं। तो किसको हम ऐड करेंगे, किसको हम माइनस करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कि अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो उसको आप ऐड करोगे, ठीक है। अब जब करंट एसेट का डिक्रीज आपने ऐड किया है, तो करंट एसेट अगर इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करोगे, ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ था डिक्रीज इन करंट एसेट, अब वो आपने कर दिया ऐड। अगर आपको लिखा हो इंक्रीज इन करंट एसेट तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ऑपोजिट चीज है, तो अगर करंट एसेट का डिक्रीज ऐड हो रहा है तो करंट लायबिलिटी का क्या ऐड हो जाएगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ऐसी चीज यहाँ पर आ जाती है। अगर करंट एसेट का इंक्रीज लेस हो रहा है तो करंट लायबिलिटी तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, तो करंट लायबिलिटी का यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। सो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक चीज आपको याद करनी है, डिक्रीज इन करंट एसेट, उससे ये तीनों चीजें आ जाएंगी। कैसे, डिक्रीज इन करंट एसेट अगर आपका ऐड हो रहा है, तो अगर डिक्रीज आपका ऐड हो रहा है करंट एसेट का, तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, माइनस। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ऑपोजिट चीज है। उस करंट एसेट का अगर डिक्रीज आपका यहाँ पर ऐड हो रहा है तो करंट लायबिलिटी का क्या आ जाएगा, इंक्रीज। और अगर उसका इंक्रीज यहाँ पर ऐड हो रहा है तो उसका डिक्रीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ऑपोजिट चलेगा सब कुछ, सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पर लर्न करनी है। उसके बाद इन सब चीजों को प्लस माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से जो कैश जनरेट हुआ है वो आपका अमाउंट आपके पास आ जाता है। इसमें से आप क्या करते हो, इसमें से अगर आपका कोई भी इनकम टैक्स होता है तो उस इनकम टैक्स को आप पे कर देते हो। आप पे कर रहे हो मतलब इस कैश में से पे कर रहे हो, इस कैश में से पे कर रहे हो, यानी कि कैश आपका थोड़ा सा आपसे कम होगा, ठीक है। तो आप उस अमाउंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है वो होता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ से आपका नेट कैश जो भी जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से वो आपके पास आ जाता है। सबसे पहले हमने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हमने लिखा कि अब हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, जिसमें कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस हमने वहाँ पर ऐड किए और नॉन कैश इनकम्स जो थी या गेन्स जो थे उनको हमने वहाँ पर माइनस किया। जैसे हमने डिप्रिसिएशन ऐड किया, हमने गुडविल, रिटर्न ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, सब रिटर्न ऑफ सबको ऐड किया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ऐड किए, इंटरेस्ट पेड चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग पर था, शॉर्ट टर्म बोरिंग पर था, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर था, कैश क्रेडिट के ऊपर था,
हमने सबको वहाँ पर ऐड किया। जो लॉस था हमारा फिक्स्ड एसेट को सेल करने के ऊपर, उसको हमने ऐड किया। अगर प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो रहा है डाउटफुल डेट्स के ऊपर, उसको हमने ऐड किया। इनसे ही कुछ चीज़ें यानी कि इनकम्स जो भी रिसीव हमारे पास हो रही थी, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, इन सब इनकम्स को हमने माइनस किया। गेन जो हो रहा था हमें फिक्स्ड एसेट्स की सेल के ऊपर, वो हमने माइनस किया। और हमने एक और चीज़ जो वहाँ पर माइनस की थी, दैट इज डिक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स। ये सब माइनस प्लस करने के बाद हमारे पास आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो आपको इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि डिक्रीज इन करंट एसेट, बाकी सब उससे ऑपोजिट चलेगा। करंट एसेट का डिक्रीज है तो करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा, ऑपोजिट चलेगा दोनों चीज़ें। यहाँ से आपके पास ऑपरेटिंग का कैश जनरेट आ जाता है, उसमें से आप इनकम टैक्स माइनस कर देते हो तो आपका आ जाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ तक करने के बाद हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है, आप उसका अमाउंट लिखते हो इस कॉलम में, सॉरी इस कॉलम में। यहाँ से आपके पास आपकी ए एक्टिविटी आ जाती है। अब तक आपने जितना प्लस माइनस करना था वो सब आपने यहाँ पर किया। एक आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखोगे और एक आप यहाँ पर अपनी ए एक्टिविटी, जो भी आपका नेट कैश ए एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आप लोग लिखोगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको लर्न करना बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखो, इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग में हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आप पैसा लगा रहे हो। तो पैसा आप लगा रहे हो यानी कि आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज या सेल कर रहे हो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स आती हैं आपकी, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती है। देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखते हो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट अगर आपकी सेल हो रही है तो वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फिक्स्ड में भी आप लोग इसको दो कैटेगरीज में ले लो, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल मतलब, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, टेंजिबल मतलब विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, ठीक है। एंड सेकेंड आप इसमें लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ intangible fixed assets. Intangible which we cannot see, which we cannot touch, we can only feel them. So ये होती हैं आपकी intangible fixed assets, just like computer softwares, just like copyrights, trademarks, goodwill, वो सब आपके intangible fixed assets में आती हैं. And the third one is proceed from सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपकी ऐड हो जाती हैं, चाहे आपका सेल हो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, चाहे आपका सेल हो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, या फिर आपका सेल हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। ये तीनों की तीनों चीजें आपकी यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। अब ऐसे इनका परचेज भी आएगा, इन तीनों चीजों को आप परचेज भी करोगे। कैसे, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, purchase of non-current investments।
अब जितने भी परचेज होते हैं ये सब के सब परचेज आपके नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाते हैं। अकाउंटेंसी में ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि वो नेगेटिव साइंस को डिनोट करती है। सो ये सब आप लोग माइनस करोगे, ये तीनों की तीनों चीजें। उसके बाद तीनों ही आपके पास यहाँ पर इनकम जो आपने ऊपर माइनस की थी वो आप यहाँ पर ऐड कर देते हो। इनकम कौन कौन सी? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, and the third one is rent receipt। ये सब चीजें प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट्स आते हैं उन अमाउंट्स को हम लोग लिखते हैं नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो आप लिखोगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेटेड फ्रॉम। तो यहाँ से आपके पास आ जाती है आपकी एक्टिविटी नंबर बी। दो एक्टिविटीज आपके पास यहाँ से, दो एक्टिविटीज के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं। सो इन्वेस्टिंग बहुत इजी है लर्न करना। तीन ही चीजें आपको इसमें लर्न करनी है। सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन तीनों का अगर सेल है तो आप तीनों को ऐड कर दोगे। इन तीनों का अगर परचेज है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तीनों का परचेज है तो आप तीनों को माइनस कर दोगे। तीनों ही अगर आपके आगे इनकम्स है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, तो तीनों के तीनों इनकम्स को आप अगेन यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये सब प्लस और माइनस करने के बाद यू विल गेट योर सेकंड एक्टिविटी दैट इज नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम। अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप लिखोगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपका यहाँ पर आंसर माइनस में आ रहा है तो आप लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो दिस इज द एक्टिविटी नंबर बी। अब आती है थर्ड एक्टिविटी विच इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी।